बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम 5 मॉड्यूल एक साथ कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 26 से लेकर मॉड्यूल नंबर 30 तक। CS205 का हमारा ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आज के अपने इस मॉड्यूल 26 के अंदर हम जो है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर OSI मॉडल देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखने लगे हैं कि व्हाट इज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बेसिकली एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो हमें डिफाइन अ टेक्निक फॉर डिफाइनिंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, जो हमें सिक्योरिटी की जो ज़रूरियात हैं उनको डिफाइन करता है। एंड करेक्टराइज द अप्रोचेज टू सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स, और हमें वो तरीक़ाकार भी बताता है, वो अप्रोचेज भी बताता है कि जिन अप्रोचेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी उनको फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी ये भी होती है डिफाइन सिक्योरिटी अटैक्स मैकेनिज्म एंड सर्विस, यानी ये हमें डिफरेंट तरह की जो सिक्योरिटी अटैक्स होती हैं उनको डिफाइन करके देता है, और इसी के साथ हमें उनके तरीके उनको ठीक करने के, यानी उनको सेट करने के, उन अटैक से महफूज रहने के तरीक़ाकार यानी मैकेनिज्म तरीक़ाकार बताता है, और साथ साथ हमें सिक्योरिटी सर्विस भी जो है वो डिफाइन करके देता है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियाँ किसकी होती हैं? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी होती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं व्हाट हमने ऊपर अभी पढ़ा कि सिक्योरिटी अटैक, सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सिक्योरिटी सर्विस। अब इनको डिफाइन कर लेते हैं बारी बारी कि सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, और सिक्योरिटी सर्विस क्या होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सिक्योरिटी अटैक की बात करते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी अटैक क्या होता है? कहता है एक्शन दैट कंप्रोमाइजेज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, यानी दोस्तों ये एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें हम किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है उसकी डाटा यानी इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। कंप्रोमाइज़ मतलब लीक कर देते हैं, तो इसको कहते हैं सिक्योरिटी अटैक। ठीक है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, या तो सिक्योरिटी अटैक जो है पैसिव होती हैं, या सिक्योरिटी अटैक जो है वो एक्टिव होती हैं। मैं डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। दोस्तों सिक्योरिटी अटैक बेसिकली वो एक्शन होता है जिसके अंदर हम किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, लीक कर देते हैं। ऐसे एक्शन को हम सिक्योरिटी अटैक कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक पैसिव सिक्योरिटी अटैक होते हैं और एक एक्टिव सिक्योरिटी अटैक होते हैं। पैसिव सिक्योरिटी अटैक वो होते हैं जो कोई स्टूडेंट करता है। स्टूडेंट मीन मतलब वो सिर्फ अपनी लर्निंग प्रोसेस के लिए ये काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स को जो है साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट तरह की डिग्रीज़ दे रहे होते हैं। अब उन डिग्रीज़ के अंदर ये तो नहीं ना कि उन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी करना है। तो जब स्टूडेंट्स लर्निंग पर्पज़ के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, तो वो जो अटैक होता है ना उसको हम कहते हैं पैसिव अटैक, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ऐसे छोटे-छोटे अटैक्स जो है वो कर रहे होते हैं। एक होता है दोस्तों एक्टिव अटैक। एक्टिव सिक्योरिटी अटैक्स वो होते हैं जो हैकर्स करते हैं, जिनसे असल में हमें परेशानी होती है। तो ये आपको इनके बारे में फ़र्क जो है वो पता होना चाहिए कि पैसिव अटैक सिर्फ लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो करते हैं ताकि वो चीज़ों को लर्न कर सकें, और एक्टिव सिक्योरिटी अटैक्स वो होते हैं जो हैकर्स की तरफ से किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विस की। सिक्योरिटी सर्विस क्या होती है? सिक्योरिटी सर्विस इज़ अ सर्विस दैट इंश्योर एडिक्यूट सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम और डाटा ट्रांसफ़र। तो सिक्योरिटी सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जो इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि जब हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उस डाटा के ट्रांसफ़र होने के दौरान हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो डाटा वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। ऐसी सर्विस को हम सिक्योरिटी सर्विस कहते हैं। और सिक्योरिटी सर्विस के अंदर दोस्तों डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। ऑथेंटिकेशन आती है, एक्सेस कंट्रोल आता है, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, डाटा इंटीग्रिटी आती है, नॉन रेपुडिएशन आती है, और अवेलेबिलिटी आती है। ये डिफरेंट तरह की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ये सारी की सारी सिक्योरिटी सर्विस के अंदर आती हैं। अब हम बारी-बारी इन ज़िम्मेदारियों की बात कर लेते हैं कि ये ज़िम्मेदारियाँ का इन ज़िम्मेदारियों का क्या मतलब है, और ये सिक्योरिटी सर्विस के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं। दोस्तों सिक्योरिटी सर्विस के अंदर सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी होती है इसकी, वो होती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ये होती है कि ये इस बात को चेक करता है, इसमें हम ये शिनाख्त करते हैं कि जो बंदा लॉगिन कर रहा है, क्या ये वो वही बंदा है जिसका अकाउंट है, ठीक है? यानी जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप डाल रहे हो, तो हम इसमें ये चेक कर रहे होते हैं, क्या ये यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल ठीक है? अगर तो ठीक है, तो ठीक है, हम उसको लॉगिन करने की कोशिश जो है ना वो इजाज़त दे देते हैं, वरना उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये होता है ऑथेंटिकेशन, और ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? सिक्योरिटी सर्विस की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है सिक्योरिटी सर्विस के अंदर, वो आता है जी एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल दोस्तों ये होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि किस बंदे को हमने डाटा को की एक्सेस देनी है और किसको नहीं देनी। मतलब ये कि ऑथोराइज़्ड लोगों को हम एक्सेस देते हैं और अनऑथोराइज़्ड लोगों को
एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम जो है वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी दोस्तों ये होती है कि जिसके अंदर हम अपने डाटा को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथोराइज्ड लोगों से। मतलब ऐसे लोग जिनको हम अपना डाटा नहीं दिखाना चाहते, उन लोगों से हम अपने डाटा को क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। प्रोटेक्ट हम किस फॉर्म में करते हैं, एन्क्रिप्शन की फॉर्म में। आपने देखा होगा ना, जब हमारा डाटा फॉरवर्ड हो रहा है तो हम अपने डाटा को जो है क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, जिससे दुनिया का कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल डाटा किस तरह का था। ठीक है, तो ये होता है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जी डाटा इंटीग्रिटी। दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डाटा इंटीग्रिटी ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को इस बात की मतलब इस बात की हम यकीन दहानी करवाते हैं कि हमारा जो जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। मतलब जो डाटा सेंड किया गया है वही डाटा बिल्कुल ठीक तरीके से रिसीव भी किया गया है। इसको कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। उसके बाद दोस्तों आता है जी नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन दोस्तों ये होता है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर बंदे की जो है का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास सेव करते हैं, ताकि अगर कल को कोई बंदा कोई गलत फाइल या कोई गलत पिक्चर या कोई गलत वीडियो फॉरवर्ड करेगा तो हमें पता होगा कि ये वीडियो, ये पिक्चर, ये फाइल किस बंदे ने फॉरवर्ड की थी, ताकि कल को वो बंदा जो है ना वो इनकार ना कर सके कि जनाब ये चीज़ मैंने फॉरवर्ड ही नहीं की। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई है कि हम क्या करते हैं, हर पर्सन का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास सेव करते हैं, ताकि जो जिस बंदे ने जो सेंड किया वो कल को इनकार ना कर सके कि ये चीज़ तो मैंने सेंड ही नहीं थी की। तो ये होती है नॉन रेपुडिएशन। उसके दोस्तों बात करते हैं जी अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी दोस्तों ये होती है जिसके अंदर हम अपने डाटा को 24 आवर जो है वो अवेलेबल कर देते हैं, ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं वो जब चाहें हमारे डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकें। तो ये सारी की सारी जो ज़िम्मेदारियाँ ये किसकी हैं? सिक्योरिटी सर्विस की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं जी सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म कहते हैं तरीक़ा-ए-कार, सिक्योरिटी को महफूज बनाने का तरीक़ा-ए-कार। तो अब देखें, कहता है फीचर डिज़ाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक्स, कि यानी जब आपकी सिक्योरिटी अटैक्स होती हैं तो उन सिक्योरिटी अटैक को डिटेक्ट करना, यानी उनकी पहचान करना, प्रिवेंट उनको जो उनसे उनको जो है वो ख़त्म करना, और रिकवर और अपने डाटा को जो है वो रिकवर करना, यानी उसको महफूज बनाना, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म को कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म का जो है वो काम होता है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी अंडरलाइन मैनी ऑफ द मैकेनिज्म। क्रिप्टोग्राफी दोस्तों ये होती है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली हम अपने डाटा को जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि जिसमें जो हमारा ऑथराइज्ड लोग हैं ना, सिर्फ वही डाटा को जो है वो देख सकते हैं, जो अनऑथराइज्ड बंदा वो उस डाटा को देख नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पासवर्ड लिख रहे होते हो तो क्या होता है कि आपको ओरिजिनल फॉर्म में पासवर्ड शो नहीं हो रहा था, बल्कि जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे होते हो तो हमें बॉक्स के अंदर जो है वो पासवर्ड जो डॉटेड फॉर्म में शो हो रहा होता है। यानी ऐसा क्यों? ताकि जो अनऑथराइज्ड लोग हैं वो हमारे पासवर्ड को देख ना सकें, व्यू ना कर सकें। तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म की आपको समझ आ गई, मतलब एक ऐसा तरीका है कार जिसके अंदर हम सिक्योरिटी अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं, उनसे बचते हैं और अपने डाटा को महफूज बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर ओएसआई जो है वो कब लॉन्च किया गया था। ये 1991 के अंदर आया था और अभी तक जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो कब लॉन्च किया गया था 1991 के अंदर। सो दोस्तों ये है मॉड्यूल नंबर 27 जिसके अंदर हम आईटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि दिन ब दिन आईटी के अंदर जो है वो यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजिंग आती जा रही है और ये इतनी फास्ट जा रही है कि इसने हमारी कम्युनिकेशन करने का स्टाइल, हमारे वर्क करने का स्टाइल और हालांकि हद तक कि हमारे जो ज़िंदगी गुजारने का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर दिया है। अब कम्युनिकेशन करने का स्टाइल इसने कैसे चेंज किया है? पहले हम जो खतूत के थ्रू एक दूसरे से बातें करते थे, अब जो है कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है, इतनी चेंज हो गई आईटी की वजह से कि अब हम व्हाट्सएप और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। इसी तरह वर्क इसने हमारा किस तरह से चेंज कर दिया। पहले जो लोग फिजिकल वर्क करते होते थे, जाकर कंपनीज में जाकर वर्क करते थे, अब उसी वर्क को इसने इतना चेंज कर दिया कि अब हम फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम यानी घर में बैठकर हम इजीली ऑनलाइन जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल इसने किस तरह से चेंज किया है कि पहले जो हम फिजिकल जाके मार्केट्स में शॉपिंग करते थे, अब हम घर बैठ के फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी भी अदर जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है उसके थ्रू हम जो है वो घर बैठ के ईजिली जो है वो क्या कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं अपनी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आईटी ने इतनी फास्ट चेंजिंग की है कि हमारे इसने डिफरेंट तरह के जो स्टाइल थे कम्युनिकेशन करने का स्टाइल, वर्क एंड ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन उसके साथ एक और इशू भी है, कहता है दीज डिस्ट्रप्टिव न्यू आईटी फ्रंटियर्स हैव सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कंसिक्वेंसेस। जिस तरह आईटी ने तेज़ी से तरक्की की है, उसी तरह हमारी सिक्योरिटी की जो मुश्किलात हैं वो भी दिन ब दिन
बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे-जैसे आईटी जो है वो ग्रो कर रही है, वैसे-वैसे आपके साइबर अटैक्स जो है वो भी एडवांस से एडवांस होते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी की मुश्किलात हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो यही इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि आईटी से जुड़ी हुई कौन-सी चीज़ें हैं। क्लाउड है जो आईटी से जुड़ा हुआ है, मोबाइल आपके आईटी से जुड़े हुए हैं, सोशल आपके आईटी से जुड़ा हुआ है, और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो भी आईटी से जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज़ पर्पज़ आपने सिर्फ ये नाम याद कर लेना है कि आईटी से कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो अटैच हैं। उसके बाद ये एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि 2015 के अंदर जो आपके पास स्मार्टफ़ोन कनेक्शन थे वो कितने थे, और 2020 के अंदर स्मार्टफ़ोन कनेक्शन जो है वो कितने हैं। इस तरह और भी आपको ये रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। अब देखें यहाँ पे बता रहा है कि 2015 के अंदर जो स्मार्टफ़ोन कनेक्शन थे वो 3.3 बिलियन थे, जबकि 2020 के अंदर जो स्मार्टफ़ोन कनेक्शन हैं वो 5.9 बिलियन तक जो है वो पहुँच चुके हैं। तो ये आपने जस्ट एमसीक्यूज़ पर्पज़ के लिए सिर्फ एक दफ़ा इस रिपोर्ट को जो है वो गो थ्रू कर लेना है। ऐसे ही अगर हम यूज़र्स की बात करें, 2015 के अंदर जो हमारे यूज़र्स थे 2015 1 मिनट 2015 के अंदर जो यूज़र की तादाद थी वो तकरीबन 3.0 बिलियन थी। अच्छा, 1 मिनट, अच्छा 3.0 बिलियन थी, जबकि अगर हम बात करें 2019 की, तो उसमें हमारे पास जो यूज़र्स की तादाद है वो कितनी हो गई है, 4 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ऐसे अगर हम डाटा की बात करें तो 2015 के अंदर हमारा जो डाटा था वो 8.8 ज़ेटाबाइट्स था, जबकि अगर हम 2020 की बात करें तो उसमें 44 ज़ेटाबाइट्स जो है वो क्या हो चुका है, हमारे डाटा की तादाद जो है वो हो चुकी है, डाटा की क्वांटिटी हो चुकी है। तो ये एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ पर्पज़ के लिए जो है वो एक दफ़ा रीड कर लेना है। बाकी इस मॉड्यूल में कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 28 पे। सो दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 28 है, जिसके अंदर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करेंगे। वर्चुअलाइजेशन होती क्या है? वर्चुअलाइजेशन बेसिकली ये होती है कि जब आप एक ही कंप्यूटर के अंदर, एक ही लैपटॉप के अंदर या एक ही सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन का यहाँ पे कहता है वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज। ये आपको एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन जो सिक्योरिटी है उसको क्लासी कितनी एरियाज में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो इसको बेसिकली 3 एरियाज में क्लासीफाई किया गया है। आर्किटेक्चरल एरिया के अंदर, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो आपको इन तीनों एरियाज के नाम याद करने हैं फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब हम वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, तो तब हमें किन-किन रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिस्क हैं, आपको ये भी इन रिस्क के सिर्फ आपने नाम याद कर लेने हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज़ पर्पज़ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो विजुअलाइजेशन एनवायरनमेंट जब हम करते हैं तो उसमें हमें 5 तरह के जो है रिस्क सामना करना पड़ता है रिस्क का। पहला है जी वीएम स्प्रॉल, दूसरा है सेंसिटिव डाटा विद इन वीएम यानी वर्चुअल मशीन, तीसरा है सिक्योरिटी ऑफ ऑफलाइन एंड डोरमेंट वीएम्स, चौथा है सिक्योरिटी ऑफ प्री कॉन्फ़िगर्ड गोल्डन इमेज वीएम्स, और पांचवा है लैक ऑफ विजिबिलिटी इनटू वर्चुअल नेटवर्क्स। तो ये पांचों के पांचों आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट के बेसिकली रिस्क हैं। इन रिस्क के आपने बस अच्छे से नाम याद कर लेने हैं। अब यहाँ पर सर ने सिर्फ पहले 2 रिस्क को डिटेल से एक्सप्लेन करवाया, बाकी 3 की बात सर ने नहीं की। सो आपने इन रिस्क के अच्छे से नाम याद कर लेने हैं, और इनमें जो पहले 2 रिस्क हैं इनको अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, वो आप समझ लें कि ये जो पहले 2 रिस्क हैं इनका क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पे जो पहला रिस्क था वो था जी वीएम स्प्रॉल। वीएम स्प्रॉल बेसिकली क्या होता है? वीएम स्प्रॉल बेसिकली एक ऐसा रिस्क होता है जिसके अंदर हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में बनने लग जाती हैं, और उनका कोई कंट्रोल भी नहीं होता। कि मतलब ऐसा रिस्क जिसके अंदर हमारी वर्चुअल मशीन क्या है, बहुत तेज़ी के साथ ज़्यादा तादाद के अंदर बन जाती हैं, और फिर उनका हमारे पास कोई कंट्रोल भी नहीं होता। तो इस रिस्क को हम कहते हैं वीएम स्प्रॉल। अब यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कहते हैं मतलब इसके असरात। असरात क्या है? वीएम कैन बी क्रिएटेड क्विकली, यानी वही बात जो मैंने आपको अभी भी बताई है कि मतलब ऐसा रिस्क जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो क्विकली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं खुद ब खुद, एंड सेल्फ प्रोविएंस्ड का मतलब ये होता है कि इसको यूज़र खुद भी क्रिएट कर सकता है, और मूव्ड बिटवीन फिजिकल सर्वर्स अवॉइडिंग कन्वेंशनल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं वो हमारे एक फिजिकल सर्वर से दूसरे फिजिकल सर्वर की तरफ मुंतकिल भी हो जाती हैं ईजिली विदाउट फॉलो कन्वेंशनल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस को का जो कन्वेंशनल चेंज होता है उसको फॉलो किए बगैर जो है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं। तो ये इसके डिफरेंट तरह के असरात हैं, इम्पैक्ट हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इसका हमें नुकसान फिर क्या होता है? जब ये वाला रिस्क हो जाता है तो इसका हमें नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है परफॉर्मेंस, कि यानी हमारे जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, एंड जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है जी वीएम
सप्रॉल जो पहला रिस्क है। अब ये इसके असरात थे, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो आगे लिखा हुआ है। तो कहता है वीएम सप्रॉल को अगर आपने कंट्रोल करना है तो उसका पहला ऑप्शन ये है आपके पास, पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड गवर्नेंस ऑफ वीएम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के मतलब जब आपने वर्चुअल मशीन यानी विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट की थी तो शुरू से लेकर एंड तक आपने डिफरेंट पॉलिसीज बनानी है, आपने उनके डिफरेंट प्रोसीजर मतलब तरीक़ाकार डिफाइन करने हैं एंड गवर्नेंस और उनकी जो है ना वो निगहदाश्त भी करनी है, मतलब साथ साथ ये भी देखते रहना है कि जनाब ये जो वर्चुअल मशीन हम बना रहे हैं बिल्कुल ठीक तरीके से बन रही है, क्या ये रूल्स को फॉलो कर रही है, क्या ये पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है। तो ये चीज़ आती है जी, इसका पहला कंट्रोल ये है कि इस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इस रिस्क से बचा जा सकता है। उसके बाद दूसरा कंट्रोल ये है, कंट्रोल क्रिएशन स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ वीएम इमेज। कहता है जब आप वर्चुअल मशीन इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे हो तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एक फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट फॉलो करना है। जब आप जो है ना इमेज को क्रिएट कर रहे होगे, उसको स्टोर कर रहे होगे या उसको यूज़ कर रहे होगे, तो कहता है इन तीनों अमल्स के अंदर आपने जो है प्रॉपर फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का जो है वो प्रॉपर जो है वो ख्याल रखना है। उसके बाद कहता है डिस्कवर वीएम्स एंड अप्लाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स। फिर कहता है आपने वीएम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर सिक्योरिटी जो कंट्रोल्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं ताकि हम जो है वो वीएम स्प्रॉल जो रिस्क है इससे बचा जा सके। इसके अलावा कुछ और मज़ीद उन्होंने एहतियाती चीज़ें आपको बताई हैं इस रिस्क से बचने के लिए। वो क्या जी, कीप अ स्मॉल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड, कहता है कोशिश करो कि थोड़ी तादाद के अंदर जो है वो वर्चुअल इमेजेस जो है वो आप क्रिएट करो। इसके अलावा वो कह रहा है जी, गुड एंड बैड इमेजेस ऑफ अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली। कहता है इसके अलावा दूसरी आप ये कोशिश करो कि जो भी आपने वीएम इमेजेस क्रिएट की हैं उनको अलग-अलग जो है वो सेपरेटली स्टोर करो ताकि उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए जो है वो क्या हो जाए, ईज़ी हो जाए। एंड रिकवर एंड रिस्टोरेशन ऑफ सिस्टम, और हमारे सिस्टम को रिकवर करना और उसको रिस्टोर करना भी हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये दोस्तों पहला रिस्क वीएम स्प्रॉल, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया कि इसके इम्पैक्ट यानी असरात क्या होते हैं आपके सिस्टम के ऊपर और साथ ही साथ इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। तो ये बस डिटेल थी, आपने डिटेल को बस समझ लेना है, बाकी इसको रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये आपका ये पहला क्लासिफाइड 3 एरियाज़ ये इंपॉर्टेंट था और ये जो रिस्क के नाम है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं जी दूसरे रिस्क की। दूसरा रिस्क क्या था, सेंसिटिव डाटा विद इन अ वीएम, यानी जो हमारी वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कुछ अहम और कीमती हमारे पास डाटा होता है जिसके चोरी होने का खतरा होता है। तो ये होता है सेंसिटिव डाटा विद इन अ वर्चुअल मशीन, ये रिस्क नंबर 2 है। अब यहाँ पे इसके इम्पैक्ट क्या है, मतलब इसके असरात क्या है, कहता है वीएम इमेजेस एंड स्नैपशॉट कैन बी कॉपीड। कहता है इसमें क्या होगा कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर जो आपकी इमेजेस हैं, जो आपके स्नैपशॉट्स हैं, वो ईजिली जो है वो कॉपी किए जा सकते हैं। और ये कॉपी कैसे ईजिली किए जा सकते हैं, विया यूएसबी एंड कंसोल ऑफ हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड एल्सवेयर। कहता है या तो इनको यूएसबी के थ्रू ईजिली कॉपी किया जा सकता है या फिर इनको जो है वो हाइपरवाइजर के कंसोल के थ्रू जो है वो ईजिली जो है वो कॉपी किया जा सकता है या इनको चुराया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो रिस्क नंबर 2 है कि जिसके अंदर हमारी जो कीमती मालूमात होती है उसके चोरी होने का या उसके कॉपी होने का जो है वो हमें क्या होता है, खतरा होता है। ये इसके नुकसानात यानी इम्पैक्ट थे। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की, इसको इससे बचा कैसे जा सकता है या इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इस रिस्क नंबर 2 को। तो कहता है कंट्रोल ये है, एनक्रिप्ट डाटा स्टोर्ड ऑन वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर। कहता है आप सबसे पहले कोशिश ये करो कि जब भी आप कोई भी डाटा स्टोर करो अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर या क्लाउड के अंदर, तो कहता है कोशिश करो कि उसको एनक्रिप्ट कर दो। एनक्रिप्ट कहते हैं एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी वर्डिंग जिसकी ह्यूमन को समझ नहीं आती। तो कहता है आप उसको एनक्रिप्ट कर दो ताकि उसको अगर डाटा को अगर कोई चोरी भी कर ले या कोई कॉपी भी कर ले तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा कोई लॉस या नुकसान ना हो सके। उसके बाद कहता है पुलिस इज टू रिस्ट्रिक्ट स्टोरेज ऑफ वीएम इमेजेस एंड स्नैपशॉट इमेज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस विद अप्रूवल्स। कहता है उसके बाद ये करो कि जो भी आपके पास वीएम इमेजेस हैं या आपने जो भी स्नैपशॉट लिए हुए हैं उनके ऊपर प्रॉपर पुलिसेस या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दो कि कोई भी बंदा उनको कॉपी या उनको चोरी करते हुए पहले अप्रूवल मतलब सिस्टम से अप्रूवल ले। अप्रूवल अगर उसको मिलती है तो उसके बाद उस मतलब एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन की तरफ आपका वो जो इमेजेस हैं, ये स्नैपशॉट्स हैं, वो कॉपी या चोरी तब हो सके या डाटा एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड तब हो सके जब आपको प्रॉपर जो है अप्रूवल मिल जाए उसके बाद। उसके बाद कहता है तीसरा इसका तरीका ये है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, कि आप हमेशा जो है वो उसको देखते रहो और साथ साथ उसको चेक एंड बैलेंस उसका करते रहो कि क्या एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन की तरफ डाटा कॉपी तो नहीं हो रहा, कोई सेंसिटिव डाटा हमारा फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा। तो ये इसका कहता है इसको आप लॉग करते रहो या इसको मॉनिटर करते रहो। ये इसके क्या थे, कंट्रोल थे, इससे बचने का तरीका था। ये दोस्तों आपको आपके 2 रिस्क जिसको मैंने डिटेल से आपको समझा दिया, उनके असरात भी बता दिए हैं और उनके मैंने आपको कंट्रोल्स यानी उनसे बचाव के तरीके भी बता दिए हैं।
तो ये मॉड्यूल नंबर 28 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों मॉड्यूल नंबर 29, मॉड्यूल नंबर 30 एंड मॉड्यूल नंबर 31 के अंदर ना एक केस स्टडी है। मॉड्यूल नंबर 29 के अंदर जो केस स्टडी है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। मॉड्यूल नंबर 30 के अंदर मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी है और 31 के अंदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी है। ये केस स्टडी आपने खुद पढ़ लेनी है, यहाँ पे कुछ सच एज इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है ना वो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूल नंबर 29, 30 एंड 31 के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी आपको बात बताई जा रही है, इनके आपके ये जो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि बताओ जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहाँ लोकेटेड थी। तो आपने बस इनको एमसीक्यूज पर्पस के लिए एक दफ़ा जो है गो थ्रू कर लेना। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बस आपको की पॉइंट बता देता हूँ कि 29, 30 एंड 31 के अंदर वो बेसिकली आपको बताना क्या चाह रहा है। 29 के अंदर वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कराची के अंदर लोकेट है, जो कि कराची के अंदर वाक़या है। इसके अंदर जो टोटल स्टाफ की तादाद है वो 70 है और 10 आईटी स्टाफ हैं इसके अंदर और 8 सर्वर्स लगे हुए हैं। एक मेन इसके अंदर डाटा सेंटर मौजूद है और एक जो इसके पास कोई भी डिज़ास्टर रिकवरी साइट मौजूद नहीं है। डिज़ास्टर रिकवरी साइट क्या होती है? डिज़ास्टर रिकवरी साइट दोस्तों एक ऐसी साइट होती है कि अगर हमारी जो मेन साइट है वो कभी वो हैक हो जाती है या उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू आ जाता है, तो हमारे पास जो डिज़ास्टर रिकवरी साइट होती है ना, वहाँ से हम बैकअप ले सकते हैं ईज़िली अपने डाटा का, या अपने यूज़र्स को जो है वो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जो है एक्सेस देते हैं कि आप तब तक जब तक हमारी मेन ऑफिशियल साइट ठीक नहीं होती तब तक आप हमारी ये वाली जो डिज़ास्टर रिकवरी साइट है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ वो बेसिकली बता रहा है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कहाँ मौजूद थी, टोटल स्टाफ की तादाद कितनी थी और ये सारा कुछ। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ना बताया बेसिकली आपको ये जा रहा है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी या जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन थी या जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इनका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं था या इनके पास सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो क्लाइंट्स थे, मतलब वो लोग जो इनसे सर्विसेज हासिल कर रहे थे, तो वो इनके जो क्लाइंट्स थे उन्होंने बेसिकली इनको बताया कि जनाब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो कभी भी किसी भी टाइम जो है वो लॉस हो सकता है। तो फिर क्या हुआ कि इन ऑर्गेनाइजेशन ने, ये जो आपको तीनों ऑर्गेनाइजेशन की बात बता रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन ने फिर क्या किया, इन ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट पर आकर जनाब अप्लाई किया सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने जो है डिफरेंट तरह का टाइम पीरियड अप्लाई करते हुए अपना जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही इफेक्टिव कर लिया, बहुत ही अच्छा बना लिया, ताकि उनका जो डाटा है वो लॉस होने से बच सके। तो यही बेसिकली इन तीनों मॉड्यूल्स के अंदर बताया जा रहा है। ये केस स्टडीज़ हैं, इनमें कुछ खास सच है इतना कुछ समझने वाली बात नहीं है। आपने बस इनको क्या करना है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना इन तीनों मॉड्यूल को, ताकि आपको इनके अंदर जो एमसीक्यूज़ के हवाले से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो याद हो सकें। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे मॉड्यूल नंबर 26 से लेकर मॉड्यूल नंबर 31 तक मैंने आपको सारा अच्छे से गाइड कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।